ये आज क्लास में स्टूडेंट्स इतना कम क्यों है? पढ़ना नहीं क्या बाकी लोगों को? आए सिर्फ एक दो तीन चार स्टूडेंट हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? इससे पहली वाली क्लास कौन सी थी? हाँ? फिजिक्स की। बेटा फिजिक्स। उसमें कितने स्टूडेंट थे उसमें फिजिक्स वाली क्लास में? बेटा क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार से क्या नाम है आपका? सर ब्यूटी कुमारी। कौन? ब्यूटी कुमारी। हाँ बेटा, कितने स्टूडेंट्स थे फिजिक्स की क्लास में? सर 13। ओके, ठीक है। तो अभी जोलॉजी क्लास में ये टोटल 8 ही बच्चे क्यों है भाई? सर चलिए पता जितने नहीं। भी हैं, जितने भी हैं चलिए, जो भी है आगे बात करते हैं। ओके, तो बेटा लास्ट क्लास में हम आपको क्या बताए थे? हम आपको बताए थे सिलेंट डेटा वाला फैलम हमने कर रहे थे, और हमने ऑलिव मेड्यूसा की बात की, ठीक है ना? तो आइए बेसिक फीचर्स फटाफट से समझ लेते हैं, और मैं आपको फटाफट से डिस्कस करूंगा कि अगर हम सीलेंट रेट्स की बात करें, अगर हम सीलेंट रेट्स की बात करें तो सीलेंट रेट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर वन बाय वन फीचर्स की बात करें तो इनका हैबिटेट कैसा हो जाता है? इनका हैबिटेट हो जाता है एक्वाटिक, फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन वाटर, ठीक है ना? तो ये हो गया हैबिटेट। फिर अगर हम बात करें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर वन बाय वन सारे points, ठीक है? तो हमने बात की थी कि ये कैसे एक्वाटिक है, एक्वाटिक में दे आर फ्रेश एंड मरीन वाटर दोनों तरीके के मिल जाएंगे। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? और रेडियल सिमेट्री एंड सर डिप्लोप्लाज्म। कौन सा फाइल आपने स्टार्ट किया है? बेटा हेलो सर। सीलेंट रेट्स का रिवाइव वापस से पॉइंट्स ओके 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 बता सर। रहा हूँ। ओके, क्वाड्रेटिक टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोप्लास्टी, ये सारे बता दूंगा। और ये हो गए थे बेसिक फीचर्स, है ना? अच्छा, इसके बाद हमने क्या बताया था आपको डाइजेशन के बारे में कि एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। ओके, ये हमने बता दिया, ठीक है बेटा? और एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के बाद हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन के बाद हमने रेस्पिरेशन की बात की थी, तो रेस्पिरेशन बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन हो गया क्या? रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ठीक है? और क्या बता दें बेटा मैंने? डिफ्यूजन, एक्सक्रीशन, अमोनोटेरिक, ठीक है? एंड सारी बातें बोल दी। नर्वस सिस्टम में डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम, या आप नर्व नेट बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? नर्व नेट बुलाते हैं। डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम ओनली पीएनएस, सिर्फ पीएनएस होता है, सीएनएस नहीं होता, ठीक है? रिप्रोडक्शन, हाँ रिप्रोडक्शन में हमने बताया था, रिप्रोडक्शन में बहुत सेक्सुअल है, सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होगी। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मतलब लार्वा प्रेजेंट है, प्लानुला लार्वा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट
ठीक है ना, एक्सेप्ट हाइड्रा। एक्सेप्ट क्या? हाइड्रा। हाइड्रा की डायरेक्ट डेवलपमेंट है। ओके, एंड फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था मैंने, प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट, दैट इज स्टिंगिंग सेल्स व्हिच आर यूज्ड फॉर ऑफेंस, डिफेंस एंड एंकरेज। फिर बताया था एक के पास एक कैविटी होती है सीलेंट्रॉन, जिसकी वजह से नाम क्या होता है? सीलेंट्रेट्स। और एक प्रॉपर्टी होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। यार ये इतने सारे पॉइंट्स भी बताए गए, सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए गए वन बाय वन, एक एक पॉइंट आपको समझाया गया, ठीक है। ये मैंने बस जो निचोड़ है वो यहाँ पे ब्लैक पे लिखा है। एंड अल्टरनेशन जनरेशन के एग्जांपल कौन है? ऑबिलिया, दैट इज द सीसर, ठीक है ना। अच्छा, कौन कौन एग्जांपल नहीं है? हाइड्रा एग्जांपल नहीं, बिकॉज हाइड्रा इज ओनली पॉलिप। और कौन एग्जांपल नहीं है? सी एनिमॉन एग्जांपल नहीं है, because again it is only polyp. और एग्जांपल कौन नहीं है? जेलीफिश भी एग्जांपल नहीं है, because again it is only medusa. क्या आगे बात समझ? अच्छा, अब सीलेंट्रेट्स के अंदर एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दो चीजें एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ। सर 1 मिनट रेज मत कीजिए। हाँ बेटा, क्या डाउट है बताओ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रेज मत कीजिए। बेटा जोर से बोलते, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सो वो कह रहा है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज मत करिए। अच्छा, हाँ स्क्रीनशॉट ले ले। वैसे मैं आपकी जगह का स्टूडेंट होता, तो जब मैं पिछली पिछली क्लास के अंदर ये चीजें बता रहा था ना, तो मैं साथ साथ नोट करते रहता हूँ। और मैंने काफी टाइम लिया था अल्टरनेटिव जनरेशन बताने के लिए, अमर यस पहले सर, बताने के किया था नोट हम लोगों ने। लिए। चलिए हम मिटाते हैं इसको। तो मैं ऊपर वाला पार्ट में डाला, आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं पूरा मिटा दूंगा। ओके, फटाफट से आगे बात करते हैं। जो मुझे एक आखिरी चीज बतानी है इसके बारे में, वो है इम्पोर्टेंट कोरल रीच। कोरल रीच क्या होता है? देखिए कुछ स्केलेंटेड जैसे, जैसे मैं एक नाम बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल मियांडर, इम्पोर्टेंट। इसको हम बोलते हैं ब्रेन कॉर्ड, क्योंकि ये इसका जो इसका स्ट्रक्चर है वो आपके स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन जैसा रिजेंबल करता है, ब्रेन कॉर्ड बोलते हैं। अब मियांडर क्या करता है ना, मियांडर सेक्रीट करता है, सेक्रीट एक्सोस्केलेटन, मतलब एक हार्ड स्ट्रक्चर रिलीज कर रहा है अपनी बॉडी से, इसका बोलते हैं सेक्रीट एक्सोस्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन में क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका कैल्शियम कार्बोनेट। तो मान लीजिए ब्रेन कॉरल है, ये कॉरल है, इसने एक्सोस्केलेटन रिलीज किया कैल्शियम कार्बोनेट का। अब लाखों सालों के अंदर क्या होगा? लाखों सालों में क्या होगा? ठीक है ना, मान लीजिए रिवर, मान लीजिए पानी है, तो लाखों सालों में ये जो कोरल्स है, ठीक है ना, ये इकट्ठा होना शुरू हो गए। क्या हो गए? इकट्ठा होना शुरू हो गए।
भाई ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट थोड़ा डिग्रेड हो जाएगा, तो इकट्ठा होता रहेगा। तो धीरे धीरे 1 लाख साल, 2 लाख साल, 3 लाख साल, लाखों सालों में ये इकट्ठा होना शुरू होते जा रहे, होते जा रहे, होते जा रहे, होते जा रहे, करते 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 इतने इकट्ठे हो गए कि लैंड के ऊपर तक आ गए। ठीक है, ये सब कैल्शियम कार्बोनेट का डेवलपमेंट है, ठीक है ना। अब ये जो स्ट्रक्चर पानी के ऊपर आपको बराबर दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर, इसको बुलाते हैं कोरल रीफ्स। अगर आप इसके डीप में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो यहाँ दिस इज एन हैबिटेट और इट्स एक्चुअली एन इकोसिस्टम। एक्चुअली में एक इकोसिस्टम है, कोरल इकोसिस्टम। यहाँ पे स्नेक्स, स्टारफिश, मोलस्क, स्पंजेस, बहुत सारे लोग हार्बर कर, मतलब एक जगह बन जाएगी लोगों के रहने के लिए, ऑर्गेनिजम्स के रहने के लिए, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के रहने के लिए, इसको कोरल रीफ बोलते हैं। तो ये जो कोरल रीफ है, इसका जो निर्माता है, इसका जो फाउंडर है, इसका जो बनाने वाला ऑर्गेनिज्म है, वो कुछ कॉरल्स हैं जो एक्सोस्केलेटन रिलीज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। वो कौन है? दे आर सिलिंड्रेट्स, दे आर सिलिंड्रेट्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका लिडेरियंस का, कि दे प्रोड्यूस, दे आर रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ ecosystem that is a coral reef, right? Now, pay attention on one more concept. Sir, repeat that again. So repeat that again. Repeat that again. This is one of the importance of the cylindrics, that they are responsible for formation of this exoskeleton, this ecosystem known as the coral reef. Okay. Now, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है? इसके अलावा एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, वो आप एनसीईआरटी से पढ़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। जेलीफिश का नाम दिया हुआ है ऑरेलिया, और सी एनीमोन का एग्जांपल दिया हुआ है एडांसिया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और है, वो मैं लिख रहा हूँ, जहाँ से पूछ सकते हैं आपसे। एक एग्जांपल है सी पेन। तो प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा कॉमन नेम है, इसलिए बता रहा हूँ। सी पेन, सी पेन इज एक्चुअली नोन एज पिनाचुला। Naturalized sea pen, and there is sea fan. Sea fan is Gorgonia. Gorgonia is sea fan. इनके स्ट्रक्चर के ऊपर नाम दिया गया। And one more very important, Portuguese man of war. Portuguese, यानी पुर्तगाली, जिसको बोलते हैं man of war. Man of war या of war बोल सकते हैं। That is Physalia. ये कुछ इंटरेस्टिंग कॉमन नेम्स है जो आपको पता होने चाहिए, जो आपसे पूछा जा सकता है, या ये कॉमन नेम दिया जा सकता है। सिलिंड्रेट्स ना पूछ के डायरेक्टली कॉमन नेम के बारे में पूछ लिया, बताइए फाइलम में क्या और मिलता है, या फाइलम कैसे सिमेट्रिकल होगा। तो रिमेंबर, सी पेन पिनाचुला, सी फैन गोर्गोनिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर फाइसालिया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ये 3 एग्जांपल इंटरेस्टिंग से ये याद सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज का सबको ब्रेक हो रही है, ये सिर्फ शिवानी को ब्रेक हो रही है? नो सर। सर जब आप ब्लैक बोर्ड की साइड से बोलते हो ना, तो आवाज क्लियर नहीं आ पाती। अच्छा, आप काजल, आप भी कुछ बोल रहे थे, बताइए, आप भी बताइए। पार्थ अग्रवाल के नाम से। सर वही तो बोला है शिवम ने। क्या क्या क्या? सर जो शिवम ने बोला है वही बोलने जा रही थी मैं। अच्छा, कि जब मैं बोर्ड के साइड जाके बोलता हूँ तो वो क्लियर नहीं आता। ओके, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा ना, मैं एक बार देख लूँ कि मेरा वाईफाई कनेक्शन ज्वाइंट है या मोबाइल डेटा यूज हो रहा है। ओके, तो आई ट्राई कि मैं जब बात करूँ तो मैं यहाँ पर आपके सामने बात करूँ। अभी आवाज क्लियर है ना? यस सर। ओके, maybe this is too far. I'll just make it a bit closer. Yeah, better. ओके, आवाज क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, चलिए। तो
मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि मैं यहाँ से बात करता हूँ। हाँ, कि सीड पेन, ठीक है ना, सीड फैन और पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर पाइसालिया, ठीक है, ये वाले जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, एक तो इस पायलम को आपने मोटा मोटा याद कर रखना, ये तीन याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन इस पे आ जाए, ठीक है। कोरल रीफ बनाते हैं सिलेंड्रेट्स, ये बात याद रखना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, पॉलिप मेड्यूसा होता है, पॉलिप से मेड्यूसा कैसे बनता है, मेड्यूसा से पॉलिप कैसे बनता है, सेक्सुअली वो याद रखना। नीड ऑफ ब्लास्ट, ठीक है, रेडियल सिमेट्री, यही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है सिलेंड्रेट्स के बारे में, ठीक है। तो ये दो चार मतलब आपको ओवरऑल एक आइडिया होना चाहिए कि सिलेंड्रेट्स कैसे होते हैं, बस क्या होता है इनमें, बस दैट्स इट। हर फाइलम के बारे में ना यही इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो जस्ट रिमेंबर दैट, ठीक है। तो आइए सिलेंड्रेट्स का फाइलम यहाँ पे खत्म हो गया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना हम अगले फाइलम की तरफ चलते हैं, दैट इज स्टेनोफोरा। बहुत ही छोटा और प्यारा फाइलम है। अभी इस फाइलम के बारे में कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस फाइलम? नो सर। ओके, तो इसको पूरा मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, हमने बायोमोलिक्यूल्स ऑलमोस्ट कर लिया है, और सेल कर लिया है, और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 कर लिया है, और हम एनिमल किंगडम कर रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स आपके इस फेज में नहीं है, फेज 2 के अंदर है, ठीक है। तो हमने थोड़ा एक्स्ट्रा सिलेबस कर लिया, दैट वाज इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि आपको सेल समझाना था, एक चीज समझानी थी, बायोमोलिक्यूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं पहले दिया था, ठीक है। हालांकि कंज्यूम सम टाइम, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि आपका फिजिक्स का फेज 1 का सिलेबस ऑलमोस्ट होने वाला हो, केमिस्ट्री का होने वाला हो, बॉटनी का भी होने वाला हो, लेकिन जूलॉजी का पीछे चल रहा हो, क्योंकि जूलॉजी में सिलेबस आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एनिमल किंगडम, क्योंकि खुद एक चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना। सो मेनी फाइलम, 11 फाइलम है, जिसमें से एक फाइलम क्वाड्रेटा है जो अपने आप में जैसे 5 क्लासेस है, तो इसलिए इट कंज्यूम्स टाइम। दूसरा हमने बायोमोलिक्यूल्स भी किया, तो कुछ क्लासेस वहां भी दिए, तो वो और एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम कहीं पीछे नहीं है, हमने एक एक्स्ट्रा टॉपिक एक्स्ट्रा किया है इस समय, ठीक है ना। वी आर नोवेयर लैकिंग बिहाइंड, वी आर ओके है। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि आपका फेस टेस्ट होगा, फेस टेस्ट में एनिमल किंगडम आएगा, बायोमोलिक्यूल्स नहीं आएगा, तो आपसे मैं, हाँ लेकिन सेल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे, कहीं पे डीएनए की बात हुई तो थोड़ा टॉपिक आ सकते हैं, तो फिर ऐसा मत करना कि बायोमोलिक्यूल्स को बताया नहीं था, फेस में नहीं है, लेकिन यू नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल वो आ सकता है, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और बता रहा हूँ आपको, हाँ, वो ये है, एनिमल किंगडम शुरू हुआ है, ठीक है ना, और ये धीरे धीरे चलेगा, आगे बढ़ेगा और ये खत्म हो जाएगा, तो अपना इंतजार मत करते रहना कि कब एनिमल किंगडम खत्म होगा, कब हम फेज की तैयारी करेंगे। आपके फेज की तैयारी एकदम तैयार हो जानी चाहिए, ठीक है ना। अभी तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए धीरे धीरे, सेल, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन, ये दो चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाने चाहिए, और वेट मत करो कि ये खत्म होगा तब, जहां भी खत्म हुआ आपका तुरंत फेज टेस्ट आएगा, ठीक है। तो पहले ही प्रिपेयर करके रखो, एंड फेज टेस्ट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें टॉपिक ज्यादा आते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं। ओके, लेट्स टॉक फर्दर, पे अटेंशन, ध्यान दीजिएगा जरा। हाँ जी, तो दैट वाज ऑल अबाउट द सिलेक्टेड, बात करें टीम ऑफ प्रोडक्ट ना। टीनोफोरा के बारे में ध्यान से समझिए, टीनोफोरा सिलिंट्रेट से कैसे अलग है, ओके। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, फिर मुझसे क्या एक्सप्लेन करूंगा आपको, पे अटेंशन, डायग्राम बना लेते हैं।
ओके, तो कुछ चीजें हैं जो आप साथ साथ नोट करते रहिएगा, मैं आपको बताऊँ। पे अटेंशन, ध्यान दीजिएगा। देयर इज अ फाइलम, ये वाला फाइलम कौन सा फाइलम? दिस फाइलम इज टेनोफोरा, ठीक है ना? एंड हाउ दिस फाइलम इज डिफरेंट फ्रॉम सिलेंट्रेट। देखिए ये जो फाइलम है ना, ये सिलेंट्रेट्स में ही था पहले, बाद में इसको सिलेंट्रेट से निकाल के अलग कर दिया। तो इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो सिलेंट्रेट से ही मिलते हैं। जैसे अब तो इसके बारे में वन बाय वन बता दूं, ठीक है? आप नोट कीजिएगा। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें, ठीक है, मैं सिलेंट्रेट से कंपेयर करके बताऊंगा ताकि आपको क्लियर है। अब हैबिटेट में सिलेंट्रेट्स के जैसे ये भी एक्वाटिक है, सिलेंट्रेट्स पानी में रहते हैं, ये भी पानी में रहते हैं। क्या फर्क है? ये फर्क है कि इसके अंदर आपको कोई भी फ्रेश वाटर फॉर्म्स नहीं मिलेंगे। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरा, इसे आप स्टूडेंट्स ना बड़ा लाइटली ले लेते हैं। इट्स नॉट लाइट पॉइंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, कि फ्रेश वाटर फॉर्म्स इसमें नहीं मिलते, सिर्फ और सिर्फ मराइन वाटर फॉर्म्स मिलते हैं। अच्छा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है? हाँ, कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? क्या नहीं बनाता हूँ कई बार, यहाँ आ भी सकता है, ठीक है ना? कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स एक्सक्लूसिवली मराइन है, कौन कौन से फाइलम्स? तो ये बड़े लिमिटेड फाइलम्स हैं जो एक्सक्लूसिवली मराइन है। मैं आपको नाम बता देता हूँ, अभी शुरुआत कर रहे हैं। टीनोफोरा, टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मराइन, कोई फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं, ठीक है? अच्छा, इसके बाद ना एकानोडर्मेटा, हेमाइकॉर्डेटा, इवन स्टारफिश वाले केस में भी आपको फ्रेश वाटर फॉर्म में मिलेंगे, है ना? ये इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है? और हेमाइकॉर्डेटा में भी आपको फ्रेश वाटर फॉर्म्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? अच्छा, और हेमिकॉर्डेटा हो गया, ठीक है ना? इवन यूरोकॉर्डेटा एंड सिफालोकॉर्डेटा जो प्रोटोकॉर्डेट्स में आते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स में भी आपको, मतलब इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स, उसमें भी आपको कोई फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? इसके अलावा बोनी फिश एंड कार्टिलेजिनस फिश, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। बोनी फिश में आपको फ्रेश वाटर फॉर्म्स मिलेंगे, रोहू, कातला, है ना, क्लारियस, मगूर, ये सब फ्रेश वाटर फिशेज है। लेकिन कार्टिलेजिनस फिश के अंदर आपको सारी मराइन वाटर फॉर्म्स मिलेंगे। दे आर अगेन एक्सक्लूसिवली मराइन। तो एक्सक्लूसिवली मराइन के अंदर कौन कौन से फाइलम्स है? टिनोफोरा है, एकानोडर्मेटा है, हेमाइकॉर्डेटा है, प्रोटोकॉर्डेटा है, एंड क्लास साइक्लोस, सॉरी, क्लास कॉन्ड्रेक्थीज है, ठीक है ना? बाकी सब जितने वाटर के ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो जनरल जनरल कैटेगरी के पानी के, अगर मोलस्क हो गया, या एनालिड अगर पानी में रह रहे हैं, या आर्थ्रोपोड अगर पानी वाले हैं, तो आपको हर तरीके की मिल रही है, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर। तो दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, एंड ये फीचर इसको सिलेंट्रेट से काफी अलग करता है। तो पहला फीचर तो ये हो गया, ठीक है ना? हालांकि दोनों एक्वाटिक। ओके, अगला क्या है? जैसे वो डिप्लोब्लास्टिक वैसे ये डिप्लोब्लास्टिक, जैसे वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये लेवल ऑफ से वॉइस ब्रेक हो रही थी। ठीक है? जैसे वो रेडियल सिमेट्री, वैसे ये भी रेडियल सिमेट्री। बेटा क्या समझ नहीं आया, वो पूछ रहे दोबारा से। वॉइस ब्रेक क्यों हो रही है? मुझे नहीं समझ में आ रहा, सबके लिए ब्रेक हो रही है क्या? सर ब्लड भी हो रही है बीच बीच में। स्क्रीन भी ब्लर हो रही है, सर वॉइस भी अभी ब्रेक हो रही है, यस सर, स्क्रीन भी ब्लर हो रही है, वॉइस भी। अभी ठीक और है ये सर। सब ओके। इसका रीजन क्या हो सकता है? एक मिनट होल्ड रुकिएगा, मैं एक बार स्पीड टेस्ट करूं क्या चल रहा है स्पीड में। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड ना। ओके, अभी स्क्रीन क्लियर है, आवाज क्लियर है? चलिए देखिए, बीच में टेम्पररी इशू हो सकता है, जो आपको ना समझ में आया दोबारा पूछ लीजिएगा। तो मैंने क्या बताया, क्या सुना सुना था आपने लास्ट?
क्या सुना था मैं लास्ट, जब आवाज क्लियर की? सर आप बता रहे थे कि ये ऑर्गेनिज्म भी डिप्लोब्लास्टिक होता है और रेडियली सिमेट्रिकल होता है। हाँ तो फिर ठीक है, वही बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये ऑर्गेनिज्म डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। एंड रेडियल सिमेट्री में भी आपको मैंने पहले बताया कि देयर इज अनदर सिमेट्री, दैट इज बाई रेडियल सिमेट्री, ठीक है ना। तो रेडियल में भी स्पेशल कौन से हैं, बाई रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी रेडियल ही लिखती है, तो आप रेडियल के साथ ही जाएंगे, रेडियल के अंदर सब सब हेडिंग में इट इज बाई रेडियल, ओके। नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका बेसिक फीचर्स के अंदर। अच्छा, अब आते हैं दूसरे फीचर्स के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अब डाइजेशन इसके अंदर भी वैसा ही है, पहले एक्स्ट्रा सेलुलर एंड फिर इंट्रा सेलुलर, तो सेम मैकेनिज्म है डाइजेशन का। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के इसमें ना आप देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम बनने लग गया है, मतलब प्लैटीहेल्मिंथस के अंदर आप जाएंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम फिर उसमें भी थोड़ा और बन रहा है, और एस्केहेल्मिंथस में पूरा बन गया। मैं आपको इवोल्यूशन दिखाता हूँ। इनकी बात करेंगे ना, क्या नाम है इसका, टीनोफोरा की। तो टीनोफोरा में पहली बार डाइजेस्टिव सिस्टम बनने लगा, एक माउथ है, क्या है, माउथ, और फिर ना एलिमेंट्री किनारे से ब्रांचेस में जा रहे हैं और बंद हो जाता है। अब ये कुछ डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है, ऐसे ब्रांचेस है, एंड फाइनली एक छोटी सी ओपनिंग है लास्ट में, ठीक है ना। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट ही है। क्यों? क्योंकि अभी पूरा नहीं बना ये, ठीक है ना। अब इसमें क्या चल रहा है, फूड इंजेस्ट हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर हो रही है एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर डाइजेशन, कुछ बच ही नहीं रहा वहां ऊपर से जाने के लिए। तो ऊपर वाला जो कोर है, ठीक है, हालांकि उसको हम एनल कोर बुला लेते हैं, क्या बोलते हैं, एनल कोर बुलाते हैं, तो ओपनिंग नहीं है, एक छोटा सा कोर है बस, तो हम उसको एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बोलते, ठीक है ना। वो बस प्रोसेस में है, वो बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जब आप अगला फाइलम देखते हो, प्लैटिहेल्मिंथस, जब प्लैटिहेल्मिंथस में जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो ध्यान से, प्लैटिहेल्मिंथस में यही डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है, मतलब प्रॉपर बन चुका है, पूरी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन सब कुछ हो रहा है, बस कोई ओपनिंग नहीं है। तो ये प्लैटिहेल्मिंथस का डाइजेस्टिव सिस्टम है। पर आप आगे जाते हो एस्केहेल्मिंथस में, तो वहां पे आपको माउथ भी मिलता है और प्रॉपर एनस भी मिलता है, मतलब देयर इज एन एनस, देयर इज अ माउथ, यहाँ पे देयर इज नो एनस, ओनली माउथ, और यहाँ पे देयर इज माउथ और बस, मतलब वो एक छोटा कोर है बस जो एनस कोर है। तो ये इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है, और एस्केहेल्मिंथस में जाके कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। तो एनल कोर से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। वो पोर जरूर है, एनल पोर बोलते जरूर है, लेकिन किसी भी तरीके से वो इजेस्शन के लिए काम नहीं करता, तो दैट इज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ओनली। कोई किताब लिख दे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो गलत है, ठीक है ना। इट इज एन इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ओनली, वो अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है ना। तो ये डाइजेशन के बारे में। अच्छा, सेम है सिलिंड्रेट जैसा, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड देन इंट्रा सेलुलर, तो वो याद रखिएगा। अच्छा, रेस्पिरेशन वो भी सेम, डिफ्यूजन, एक्सक्रीशन वही, डिफ्यूजन अमोनोडेलिक, ठीक है। तो रेस्पिरेशन भी वैसा ही है डिफ्यूजन से, एक्सक्रीशन भी वैसा ही है, अमोनोडेलिक है, ठीक है। नर्वस सिस्टम है वही, डिफ्यूज टाइप नर्वस सिस्टम, वही सारा का सारा चीजें सेम, सब कुछ सेम ही, ठीक है ना। तो ऑल थिंग्स आर सेम, ठीक है ना। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, इवन डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर, वो भी सेम ही है, ठीक है। अच्छा, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, फिर टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दे आर मोनोशियस। जैसे आपने देखा था उसमें पॉलिप मेड्यूसा फॉर्म मिल रही थी आपको सिलेंड्रेट्स में, कि जो मेड्यूसा था अबिलिया का, एक मेल था एक फीमेल था, डायोशियस भी थे। और अगर पॉलिप फॉर्म की बात करें तो वो मोनोशियस था, तो मोनोशियस भी हो सकते थे, डायोशियस भी हो सकते थे, ये मोनोशियस होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या है, देयर इज नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी अलग है किससे, सिलेंड्रेट से, कि ना कोई फ्रेगमेंटेशन है, ना कोई बडिंग है, ना कोई रीजनरेशन है, कोई भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नोन नहीं है। रिप्रोडक्शन ओनली एंड ओनली बाय सेक्सुअल मींस, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीचर्स क्लियर है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको जिज्ञासा तो जान लीजिए, सिडिपेट लार्वा। सिडिपेट लार्वा, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, नो, देयर इज नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे आर मोनोशियस। तो इस तरीके से ये अगेन अलग हो गए सिलेंट्रेट से कि कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। वो बडिंग, सिलेंट्रेट बडिंग भी कर रहे थे, ठीक है ना, हाइड्रा बडिंग है ना, और रीजनरेशन भी कर रहे थे, ठीक है ना, सिलेंट्रेट्स और हाँ दोनों कर रहे थे। लेकिन ना ये बडिंग करता ना ये रीजनरेशन करता, ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो ऐसे अलग हो गए। और कोई नीडोब्लास्ट नहीं है, जिसे निडेरियंस नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इनके कौन से फीचर्स हैं जो इनके अपने फीचर्स हैं और जो इनको खास बनाते हैं, जिसकी वजह से फाइलम से अलग किया है। अब देखिए इनके खास फीचर्स में आता है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इधर यार ये इंपॉर्टेंट है। अब तीनों फॉर में अगर इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो जो पॉइंट्स अब बताने जा रहा हूं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। 3 पॉइंट्स हैं, मैं तीनों आपको बता दूं, 3 मेजर पॉइंट्स हैं। 8 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, 2 टेंटिकल्स इफ प्रेजेंट, और मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं एक और वर्ड ऐड करना चाहता हूं, 2 रिट्रैक्टाइल। रिट्रैक्टाइल मतलब जिसको आप वापस अंदर भी ले सके और जब जरूरत पड़े तो बाहर भी निकाल सके, तो रिट्रैक्टाइल टेंटिकल्स। और तीसरा पॉइंट जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट है वो यहाँ लिख रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, और तीसरा पॉइंट ऑफ हमेशा याद रखना है, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। मैं थोड़ा सा कैमरा उधर घुमा देता हूँ ताकि आप देख सको कि मैंने क्या लिखा है। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपने हमेशा याद रखने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट द सीलेंट्रेट्स। 8 कॉम्प्लेक्स, 2 retractile tentacles if present, ठीक है, एंड बायोल्यूमिनेसेंस। आइए इसके बारे में समझते हैं। पहले तो आप ये जानिए कि ये माउथ है तो ये ओरल पार्ट ब्रीदिंग कर रहा, और ये वाला पार्ट एबोरल पार्ट। तो एक ओरल पार्ट होता है, एक एबोरल पार्ट होता है। एबोरल पार्ट की तरफ से जो टेंटिकल्स बाहर आते हैं, आप देख सकते हैं ये टेंटिकल है, ठीक है, ये टेंटिकल है। टेंटिकल के ऊपर एडहेसिव सेल्स होते हैं, इनको बुलाते हैं कॉलोब्लास्ट। मैं वापस बता दूंगा, टेंटिकल्स के ऊपर एडहेसिव सेल्स हैं, चिपकने वाले सेल्स हैं, कॉलोब्लास्ट, ठीक है ना। ये टेंटिकल्स के ऊपर है। अब फंक्शन क्या है, बहुत सिंपल है, आप इमेजिन कीजिए, ठीक है ना, जैसे ये एक ये है क्या है, हाँ टिनोफोरा, ऐसे इस तरीके से ऐसे टेंटिकल्स। तो मान लीजिए, और इधर नीचे की तरफ टेंटिकल्स हो गए, इधर इधर माउथ है यहाँ पे, है ना। तो क्या किया, कोई ऑर्गेनिज्म जा रहा है, इसको लगा कि बहुत टेस्टी, इसको खाना चाहिए, इस पर ऐसे टेंटिकल्स लगाया, और कॉलोब्लास्ट है, उससे वो ऑर्गेनिज्म चिपक गया टेंटिकल को मूव किया माउथ की तरफ, कहाँ मूव किया, माउथ की तरफ। तो टेंटिकल से ऑर्गेनिज्म चिपकाया और सीधा खा ले गए माउथ में और इंजेस्ट कर लिया, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, फिर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो टेंटिकल्स कैप्चरिंग हेल्प कर रहे हैं खाने को। अब देखिए जब लोग ऐसे खाना कैप्चर करने तो ऐसे घूमते रहेंगे, है ना, ऐसे से घूमते हैं, ये भी जेलीफिश की जैसे घूमते हैं, है ना, ऐसे ऐसे ऊपर, ठीक है ना। तो इस तरीके से मूव करते हैं जस्ट लाइक जेलीफिश, ठीक है। तो जब इनको खाना खाना होता है तो टेंटिकल्स बाहर रहते हैं, जब खाना नहीं खाना तो टेंटिकल्स अंदर चले जाएंगे, दिखेंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो टेंटिकल्स, अच्छा कईयों में टेंटिकल्स होंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो कईयों में टेंटिकल्स होंगे भी नहीं, ऐसा जरूरी टेंटिकल्स सब में हो, ठीक है। तो अगर होंगे तो 2 होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। तो टेंटिकल्स कैन बी 0 और 2, ठीक है। एंड रिट्रैक्टाइल, ठीक है ना। वापस हम चले जाते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम टेंटिकुलर शीथ कहते हैं, है ना, टेंटिकुलर शीथ, इसके अंदर वापस चले जाते हैं, दैट्स ऑल द टेंटिकल्स। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं, 8 कॉम्ब प्लेट्स। अब देखिए 8 कॉम्ब प्लेट्स कैसे, कंघी जैसी प्लेट्स। कंघी क्यों बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स कंघी आपने देखी है, ठीक है ना।
सबने इस्तेमाल की होगी, है ना, सबने कंघी इस्तेमाल की देखी होगी, हालांकि आजकल मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, जरूरत नहीं पड़ रही, बट मैंने भी इस्तेमाल करी कभी एक टाइम पे। तो ऐसी कुछ रहती कॉम इस तरीके से, तो इसको कॉम प्लेट बोल रहे हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। ये प्लेट ना वो खाने वाली प्लेट नहीं है, यहाँ प्लेट का मतलब है कर्टेन की प्लेट, कर्टेन की प्लेट नहीं होगी। ओके आई टेल यू, एक मिनट, ओके ओके पे अटेंशन, ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट द कैमरा फॉर यू, या एक मिनट ओके। Okay, pay attention. हालांकि आई एम नॉट वेरी गुड एट दिस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो वर्ड प्लेट है ना, वर्ड प्लेट, ये वर्ड प्लेट बार बार आएगा, ठीक है ना। वहां पे प्लेट का मतलब ना ये है, देखिए ये जो प्लेट्स होते हैं ना, ये जैसे ये कर्टन के अंदर आप देखेंगे इस तरीके से फोल्ड्स होते हैं इस तरीके से, है ना। तो ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा प्लेट, इस प्लेट इनको प्लेट्स बोल रहे हैं। जो आप कह सकते हैं जब आप स्टूडेंट्स थे या स्कूल में थे, तो जो स्कर्ट में प्लेट्स रहती है, ठीक है ना, या पुराने जमाने में लोग पैंट्स पहनते थे तो जहाँ पॉकेट रहती है वहां प्लेट्स रहती है, साड़ी बांधते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे करके वहां प्लेट्स बनती हैं। तो उन प्लेट्स की बात हो रही है, खाने वाली प्लेट की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो वैसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है क्लियर। तो वैसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, और ये प्लेट्स वर्ड ना बार बार आएगा, यहाँ पे भी आएगा, फिर एक दो फाइलम्स है वहां पे भी एक बात होगी, ठीक है ना। इवन इवन मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था ना, उसमें जो ये थे सिस्टर्ने, ठीक है ना, जो सिस्टर्ने थे वो भी ऐसा ही आप समझिए फोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेम ऐसा मैंने आपको न्यूज़पेपर दिखाया ना, ऐसे फोल्डेड, ठीक है, लाइक दिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही फोल्ड होते हैं, ठीक है ना। एक फोल्ड, दो फोल्ड, तीन फोल्ड, ऐसे ही फोल्ड हुए होते हैं, ऐसे ही नजर आता है, सेम लाइक दिस। ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा, ऐसा something like this. This is like endoplasmic reticulum कि ट्यूब, ये दिस इज एक्चुअली एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। इस तरीके से रहता है वो सिस्टर्ने वाला पार्ट, ठीक है ना। और ट्यूब तो ट्यूब जैसा दिखेगा और वेसिकल वेसिकल जैसा, तो ये याद रखिएगा। तो ऐसे प्लेट का एक स्ट्रक्चर है, और प्लेट के ऊपर यहाँ पे सीलिया है। अब जो सीलिया है वो मैं ऑलरेडी बता चुका कि सीलिया लोकोमोशन के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? लोकोमोशन के लिए। सीलिया बीट करते हैं और डायरेक्शन देते हैं, तो सीलिया लोकोमोशन के लिए, मतलब पूरी की पूरी कॉम प्लेट एक्चुअली लोकोमोशन के लिए। तो कोई पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉम प्लेट, अब हम बोल सकते हैं दी लोकोमोशन। तो 8 कॉम प्लेट से 8 ही रहती हैं, ठीक है ना, 4 इस तरफ 4 इस तरफ, पूरे में एक तरफ होंगी जैसे खरबूजा होता है, यू नो मेलन, है ना। तो मस्क मेलन, ठीक है ना। तो उसमें आप क्या देखेंगे, ऐसे ऐसे लाइंस होंगी चारों तरफ। तो वैसे इसके अंदर चारों तरफ ऐसे प्लेट्स नजर आती हैं, ठीक है, जैसे खरबूजे की नजर आती है वैसे ही, ठीक है ना। तो उसमें 8 होती है, ठीक है ना। दोज आर 8 हियर, एंड दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। तीसरा वाला बायोल्यूमिनेसेंस, इसके अंदर ना अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ऐसी रिएक्शंस होती है जैसे आपकी ट्यूबलाइट के अंदर होती है, ठीक है ना। और मतलब वैसी तो नहीं कैथोड रे वाली जो मतलब कि नहीं मतलब कि रिएक्शंस, बट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, और उसमें ना लाइट प्रोड्यूस होती है। तो लाइट प्रोड्यूस होती है तो ये जगमगाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर लाइट प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन अब बाहर से देख पा रहे हैं कि लाइट जल रही है, या अंदर लाइट प्रोड्यूस हो रही है। क्यों? बिकॉज देयर बॉडी इज ट्रांसपेरेंट। बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है ना। तो बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है, अंदर से आपको सारे ऑर्गन्स वगैरह नजर आ रहे होते हैं, अंदर लाइट जलती नजर आ रही है, बड़े ही प्यारे ऑर्गेनिज्म नजर आते हैं। इनको हम प्यार से कॉम जलीस भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? कॉम जलीस। कॉम प्लेट्स हैं,
और जेली लाइक स्ट्रक्चर है, तो हम जेलीज भी बुलाते हैं, दैट इज फॉर यू टिनोफोरा। तो मैंने ये नहीं बोला कि बायोल्यूमिनेसेंस सिर्फ इनकी ही प्रॉपर्टी होगी, है ना, मैंने बोला कि इनके अंदर ये प्रॉपर्टी खास है। अब बायोल्यूमिनेसेंस बहुत सारे सिलेंट्रेट्स भी करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस कुछ एनालिट्स भी करेंगे। फायरफ्लाई इट्स एन आर्थ्रोपोडा, इट शोज बायोल्यूमिनेसेंस। तो बायोल्यूमिनेसेंस एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं है इनकी, लेकिन इनके फाइलम में मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के पास है, तो इसलिए इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट सम्स अप द टिनोफोरा। ये जो ऑर्गेनिज्म मैंने बनाया है यहाँ पे, इसका नाम है, इसका नाम ले दूंगा, इसका खुद का नाम है टिनोप्लाना, नहीं प्लूरोब्रैकिया, इसका नाम है प्लूरोब्रैकिया बनाया है। तो प्लूरोब्रैकिया एंड टिनोप्लाना, दो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए, दोनों पढ़ लीजिएगा, एक बार इसकी रीडिंग मार लीजिएगा। दैट्स ऑल अबाउट द टिनोफोरा। को डाउट है तो पूछ लीजिए। तो इसको कंपेयर करके पढ़ लीजिएगा सिलेंट्रेट से, क्या सेम है क्या अलग है। ये क्लियर है, आगे बात करें। सर ये जो स्ट्रक्चर प्लूरोब्रैकिया, हाँ, ये ऑर्गेनिज्म का नाम प्लूरोब्रैकिया है। ओके सर, एक्चुअली स्क्रीन ब्लर थी ना सर, इसलिए मेरी तरफ से मेरा इशू था, नेटवर्क इशू इस वजह से। अच्छा, ओ अब ठीक है। यस सर। इससे पहले नीट का एग्जाम दिया था? शिवानी पाल, सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाई, आपने क्या बोला? मैंने पूछा इससे पहले नीट का एग्जाम दिया था? नो सर। नहीं दिया ना अभी नीट का एग्जाम एक बार भी। 12th में कितने मार्क्स है? नो सर। सर 12th में टोटल परसेंटेज सर 89% था, और बायोलॉजी का 93 मार्क्स। ठीक है। तुम्हारे फादर क्या करते हैं शिवानी? यस सर। फादर क्या करते हैं? सर पेप्सिको कंपनी में पीएसआर है। पीएसआर क्या होता है? सर इट्स अ मैनेजरियल पोस्ट, बल्कि मैनेजर से जो ऊपर की पोस्ट होती है वो होती है। सो एंड मदर? हाउसवाइफ। ओके, आगे बात करें। यस सर। तो ये खत्म हो गया आपका कौन सा वाला, द टिनोफोरा। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट ये अनदर फाइलम दैट इज प्लैटिहेल्मिन्थस। पहले प्लैटिहेल्मिन्थस की बात करते हैं। नाउ प्लैटिहेल्मिन्थस की बात करें तो इट इज वेरी सिंपल। Helminthus is for the worm. As simple as that. That fat worms. Dorsally, ventrally flat. अच्छा, ये dorsal और ventral वर्ड कई बार आता है, ठीक है, मैं शायद आपको पहले ही बताया, आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि dorsal का मतलब है कि बैक साइड, ठीक है ना, एंड वेंट्रल का मतलब है द फ्रंट साइड, ठीक है। तो ये दोनों ही तरफ से, मतलब फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से फ्लैट होते हैं, फ्लैट वर्म्स। नाउ अब इसमें ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स है, मैं बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। ये चलिए मैंने हैबिटेट की बात कर रहे हैं। हैबिटेट में ना ये मोस्टली पैरासिटिक है,
मतलब ये फ्री लिविंग नहीं है, ये पैरासिटिक है। जैसे मैं लिवर फ्लू की बात करूँ तो वो वहाँ लिवर में रह रहा है किसी के, या बाइल डक्ट में रह रहा है। टेपवर्म की बात करो तो वो किसी के इंटेस्टाइन में रह रहा है ना। और कुछ फ्री लिविंग हो सकते हैं, जैसे अगर मैं फ्री लिविंग की बात करूँ, कमी है वो हो सकते हैं। जैसे फ्री लिविंग है ये प्लानेरिया, जिसको आप साइंटिफिकली डगेसिया भी बुलाते हैं। दैट इज फ्री लिविंग, ठीक है ना। तो प्लानेरिया डगेसिया दैट इज फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मेनली पैरासिटिक, तो मेनली पैरासिटिक, ये याद रखिएगा, ठीक है। छोटी सी बात इंपॉर्टेंट। ओके, ये खत्म हो गया मेनली पैरासिटिक फ्री लिविंग। नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या है कि ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। इंपॉर्टेंट क्यों है? दे आर फर्स्ट ट्रिपल प्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ये पहले ऑर्गेनिज्म जो ट्रिपल प्लास्टिक है, लेकिन सीलोमेट नहीं है, तो दे आर एसिलोमेट्स। ट्रिपल प्लास्टिक एसिलोमेट्स, तो ट्रिपल प्लास्टिक है लेकिन क्या है, साथ में 8 सिलोमेट्स है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक पॉइंट। सिमेट्री, पहली बार हेड फॉर्मेशन हुआ है, सेफलाइजेशन हुआ है। मतलब जब हेड बनता है, ऑर्गेनिज्म आगे चलता है, तो बैलेंस करने के लिए सिमेट्री इवॉल्व होती है, द बाइलेटरल सिमेट्री। तो द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू बी बाइलेटरल सिमेट्री, तो बाइलेटरल सिमेट्री है। तो रेडियस से हम बाइलेटरल सिमेट्री में आ गए हैं। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो पहली बार सेफलाइजेशन आपको दिखा है, पहली बार आपको हेड दिखा है, एंड क्योंकि आपको हेड दिखा है, हेड में आपको नर्वस सिस्टम भी दिखेगा, और जब हेड में नर्वस सिस्टम आ जाएगा तो ये बहुत खुशी की बात है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इवॉल्व हो गया। तो जब पहले अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इवॉल्व नहीं हुआ होता, तो आज आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता, क्योंकि ऐसी एवोल्यूशन हुआ ना, करते करते मैमल जाए। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ प्लानियल एलिमेंट्स में, और जो रिफ्लेक्ट करता है ऑफ कोर्स आज तक के सारे ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। ओके, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ गया, सेंट्रलाइजेशन हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल सिमेट्री भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है प्लानियल एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। हालांकि इट इज अ वेरी सिंपलर वर्जन ऑफ आवर सेल्स। देखिए, आप जो बायोलॉजी पढ़ेंगे ना, ये एनिमल किंगडम में बड़ी खूबसूरती की बात है। आई फाइंड इट वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज when you study animal kingdom, actually you are progressing towards mammals। आप धीरे धीरे देखते हो कि किस तरीके से ना मैमल्स इवॉल्व हो रहे हैं। आप फाइलम पे फाइलम जाते रहते हो, और आप एडवांसमेंट दिखते रहते हो कि कैसे एलिमेंट्री कैनाल डेवलप हो रहा है, कैसे ब्लड आ रहा है, कैसी चीजें बन रही हैं, है ना, किस किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है ना। एंड यू क्लियरली सी एवोल्यूशन, फाइनली मैमल्स किस तरीके से बन रहे हैं, फाइनली आप कैसे बन रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब, इसे आप प्रोग्रेस या एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे ना, यू विल फाइंड इट रियली वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। तो खैर, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहली बार इवॉल्व हो गया, ठीक है। और आगे आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखेगा ही, हेड हमेशा देखेगा। तो दैट इज द मेन पॉइंट्स अबाउट प्लानियल एलिमेंट्स, और बड़े ही सिंपल से ऑर्गेनिज्म थे, एकदम फ्लैट से ऑर्गेनिज्म। आइए इसकी बात करते हैं। और प्लानियल एलिमेंट्स के बारे में बात करने के लिए ना, मैं यूज करूंगा एग्जांपल का इस्तेमाल करूंगा, एंड दैट इज लिवर फ्लू। मैं लिवर फ्लू का इस्तेमाल करूंगा। लिवर फ्लू के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ। लिवर फ्लू के बारे में अगर मैं बनाऊं लिवर फ्लू, तो लिवर फ्लू कुछ ऐसा है। ओके, तो एक तो इसका ये स्ट्रक्चर है, मैं बनाऊंगा दिस ओरल सर्कल। देखिए, ओरल सर्कल क्या है? ओरल सर्कल यहाँ पे ना समझिए कि एक ऐसी ओपनिंग है जो सक्शन फोर्स जनरेट करेगी। अब देखिए, लिवर फ्लू ना लिवर में रहता है। किसके लिवर में? शीप के लिवर में, गोट के लिवर में, फ्रॉग के लिवर में, ह्यूमन के लिवर में, वर्टिब्रेट लिवर में रहता है। अब लिवर में रहता है तो न्यूट्रिएंट्स ना ये सीधा लेता है, ठीक है ना। अब अगर सीधा ले रहा है ना न्यूट्रिएंट्स सीधे लिए इसमें, और माउथ से लिए, ओरल माउथ से लिए, और ये इसका एक्सक्रीटरी फोर है।
हालांकि इसका एलिमेंट्री किनारा आपको बाहर से नजर नहीं आएगा, मैं अंदर से दिखाता हूँ। इसका एलिमेंट्री किनारा ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पे खत्म हो गया। तो देयर इज नो एनस, देयर इज नो एनस। जो भी फूड आया अंदर आया और एब्जॉर्ब होकर चला गया, है ना, क्या होता चला गया, एब्जॉर्ब होकर चला गया, ठीक है फिर ओके। तो कोई ब्लड नाम की चीज नहीं होती, पूरा फ्लूइड 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 ही होता है, और जो टिश्यू फ्लूइड में एब्जॉर्ब हो जाता है और आसपास के सेल्स में चला जाता है। ये इसका सिस्टम है ना। और एलिमेंट्री किनारे की कोई ओपनिंग नहीं है, तो कोई एनस नहीं है। एक छोटा सा पोर है, एक्सक्रीटरी पोर, जो एक्सक्रीशन के लिए है ना, जो यूरिनरी पोर है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट निकालने के लिए रिस्पांसिबल है। तो इसे एनस से लेना देना नहीं होता। एक्सक्रीटरी पोर से कंफ्यूज मत होइएगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। वो तो ये तो ओपनिंग अलग से एक ओपनिंग है फॉर रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट व्हिच इज मेनली अमोनिया। तो अमोनियम आयंस और बाकी नाइट्रोजन मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए दे हैव एन एक्सक्रीटरी पोर। ओके क्लियर, ओके। तो ओरल सकर है, अच्छा सकर। अब एक और चीज की इंपॉर्टेंट है, अटैचमेंट के लिए। मान लीजिए आप लिवर में, है ना, आप लिवर में तो कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, पता चला बाइल डक्ट से आप इंटेस्टाइन में आ गए, फिर इंटेस्टाइन से एनस से बाहर निकल गए। आप ऐसा नहीं चाहते, आप लिवर में जुड़े रहना चाहते हैं। तो जुड़े रहने के लिए भी सक्शन फोर्स से जुड़े रहते हैं, है ना, जैसे वैक्यूम सक्शन फोर्स होते हैं, ऐसे ऐसे चिपक के रह रहे, वैसा ओरल सकर हेल्प करता है। अच्छा, चिपक के रहने के लिए सकर ही नहीं, कुछ ऑर्गेनिज्म के पास हुक्स हो सकते हैं, ऐसे हुक्स, है ना, क्लॉज होते हैं, ऐसे ऐसे अटैच होते हैं, है ना। तो जो हुक्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, हुक्स इसमें नहीं है। हुक आपको दिखेंगे और टेप फॉर्म में, टेप उनके पास हुक्स हैं, सकर्स भी हैं और हुक्स भी हैं अटैच होने के लिए। इनके पास सिर्फ सकर है, और सकर एक नहीं है, दो है। एक तो यहाँ है ओरल, और एक सकर यहाँ वेंट्रल साइड में भी है, ठीक है ना। तो एक ओरल सकर है और एक वेंट्रल सकर है। बस फर्क ये है, अच्छा, बस डिफरेंस ये है कि जो वेंट्रल सकर है ना, वो इंजेक्शन के लिए नहीं है, वो ओपनिंग नहीं है, वहां आप कुछ खा नहीं सकते, है ना, वो सिर्फ अटैचमेंट के लिए। whereas ओरल सकर अटैचमेंट एज वेल एज इंजेक्शन दोनों के लिए, ठीक है ना। अच्छा, और क्या है, और इसके पास एक और चीज है मॉर्फोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट, एक छोटी सी ओपनिंग यहाँ पे, माउथ हो गया, एनस हो गया। तो ये ओपनिंग किसकी है, दिस इज जेनेटल पोर, एक्चुअली कॉमन गॉनोपोर। कॉमन गॉनोपोर मतलब ये ओपनिंग से देखिए, ये भी अ, इसके पास टेस्टिस और ओवरीज दोनों होते हैं, ठीक है। A liver fluke has testes as well as ovaries, ठीक है ना। अच्छा, तो इट इज बाइसेक्सुअल, प्लाटियल मेंजेस आर बाइसेक्सुअल। तो अब इस ओपनिंग से चाहें तो ये स्पर्म ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ओपनिंग से आए तो स्पर्म ट्रांसफर करते हैं। तो अगर स्पर्म ट्रांसफर कर रहे हैं तो दे विल एक्ट लाइक मेल, और अगर स्पर्म रिसीव कर रहे हैं तो दे विल एक्ट लाइक फीमेल। तो एक लिवर फ्लूक मेल या फीमेल दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन जनरली नहीं ऑब्जर्व होता, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होता है। दो लिवर फ्लूक पास में आते हैं, ठीक है, और एक लिवर फ्लूक दूसरे को गोनोपोर से स्पर्म देता है, दूसरा लिवर फ्लूक गोनोपोर से स्पर्म रिसीव करता है। तो स्पर्म देने के लिए या स्पर्म रिसीव करने के लिए, अब जो स्पर्म रिसीव करता है बाय नेचर, समझिएगा इस बात, बाय नेचर जो स्पर्म रिसीविंग स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम वेजाइना बोलते हैं। और ये ट्रू रहेगा पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में। जो भी स्ट्रक्चर या जो भी ओपनिंग या है जो भी स्ट्रक्चर स्पर्म रिसीव कर रहा होगा उसे हम वेजाइना बोलते हैं। तो इस ओपनिंग के बाहर जो ट्यूब है, अंदर जो ट्यूब है सॉरी, उसको वेजाइना बोलते हैं। लेकिन वहां से स्पर्म कई बार रिलीज भी होते हैं, ट्रांसफर भी होते हैं, तो वो मेल ओपनिंग भी है। तो ये मेल ओपनिंग भी है, फीमेल ओपनिंग भी है, जेनिटल ओपनिंग भी है। तो इसे बोलते हैं कॉमन गॉनोपोर, स्पर्म रिसीव करने के लिए भी, स्पर्म ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा दे आर बाइसेक्सुअल, लेकिन जनरली हैव क्रॉस फर्टिलाइजेशन। हाँ, सेल्स करने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप एकदम। सर 1 मिनट, कॉमन गोनोपोर के लिए दोबारा रिपीट कर दीजिए। क्या बेटा? आपने जो कॉमन गोनोपोर समझाया, एक बार दोबारा समझा देंगे। हाँ, गोनोस्पोर। गॉनोपोर या जेनिटल पोर क्या होता है ना, कि ये पोर स्पर्म रिसीव भी करेगा, स्पर्म ट्रांसफर भी करेगा, क्योंकि स्पर्म रिसीव भी कर सकता है, ठीक है ना। तो इट एक्ट्स लाइक अ फीमेल ओपनिंग आल्सो, एंड स्पर्म ट्रांसफर भी कर सकता है, स्पर्म यहाँ से बाहर भी आ सकते हैं,
तो इट एक्ट्स लाइक अ मेल ओपनिंग आल्सो। लेकिन एक टाइम पे एक लिवर फ्लूक मेल या फीमेल की तरह ही काम करेगा। अगर मेल का काम कर रहा है दूसरा फीमेल की तरह, ये फीमेल की तरह तो ये मेल की तरह, ठीक है ना। सेल्फ फर्टिलाइजेशन बहुत ही रेयर होती है, मतलब कि जनरली होती नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि हो गई तो आप ऐसे ही ऐसे एकदम शॉक हो गए, ऐसा नहीं हो सकता, हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन जनरली होती नहीं है। जनरली क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही होती है, ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द कॉमन गोनोकोमा फॉर रिसीविंग एंड ट्रांसफरिंग स्पर्म्स बोथ। तो ये लिवर फ्लूक का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई। पहली कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज देयर and there is an extracellular digestion and alimentary canal is incomplete digestive system, ठीक है ना। लेकिन डाइजेशन होगी यहीं पर, तो एक तरीके से कह सकते हो कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। बल्कि मैं तो ये बताऊंगा आपको, थोड़ा सोचिएगा, इनको एक्चुअली डाइजेशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। क्यों जरूरत नहीं है? अरे लिवर में बैठे हैं, लिवर में क्या आता है, आप जरा आप डाइजेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। होता ये है कि आपका खाना डाइजेस्ट होता है, ब्रेक होता है कंप्लीटली, जैसे स्टार्च ब्रेक्स डाउन इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, लिपिड्स इनटू फ्री फैटी एसिड्स, और ये सब अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट होकर ब्लड में जाते हैं। और ब्लड में जहां जाते हैं आपको पता है कि देयर इज हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। जो इंटेस्टाइन का ब्लड है ना, वो या जो एलिमेंट्री कैनाल की जो ब्लड कैपिलरीज है, वो या वो ब्लड जो वेसल है, वो जाके ना हार्ट में नहीं खुलती डायरेक्टली। नॉर्मली अगर आपकी किडनी की ब्लड वेसल की बात करो, रीनल वेन की बात करो, तो रीनल वेन निकलती है किडनी से सीधा जाती है हार्ट के अंदर, एट दी राइट साइड ऑफ द हार्ट, इन द राइट ऑरिकल। ये सब होता है। किडनी की वेन भी वहीं जाएगी, और आगे पैरों से वेन भी वहीं जाएगी, दिमाग से वेन भी वहीं जाएगी, हर बॉडी पार्ट से वेन जब निकलती है तो सीधा हार्ट में जाती है, ठीक है ना। लेकिन इंटेस्टाइन क्या होती है, इंटेस्टाइन या आपके पूरे जीआई ट्रैक्ट की जो वेन्स हैं, वो सीधा हार्ट में नहीं जाती, वो जाती है सीधा लिवर के अंदर, ठीक है। और इसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड टू द लिवर डायरेक्टली टू द ब्लड सर्कुलेशन। तो जो भी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ है, जो भी ब्लड में गया है, वो सीधा लिवर में जाएगा। और फिर लिवर की जो हेपाटिक वेन है, जो लिवर से वेन कर रही है, वो फिर हार्ट में जाती है, ठीक है ना। तो बाकी वेन्स ऐसी सीधा हार्ट में, इंटेस्टाइन की पहले लिवर में और फिर लिवर से हार्ट के अंदर। तो ये डिफरेंस है। तो देयर इज अ हेपाटिक पोर्टल सिस्टम। तो मतलब लिवर में सारा एब्जॉर्ब प्रोडक्ट्स डायरेक्टली आपके लिवर में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां मेटाबोलाइज होने हैं, ठीक है ना। लिवर इज द हब फॉर मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। जैसे अगर कोचिंग इंडस्ट्री की बात करें तो जैसे कोटा इज द हब, ऐसा खैर आपको नहीं कहा, खैर हो सकता दोबारा हो जाए, खैर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जनरल वाइज कोचिंग के लिए कोटा हब बन गया हुआ है, ठीक है, या कालूसराय, ठीक है। वैसे ही आपके पूरे मेटाबॉलिज्म के लिवर इज द हब, है ना, जहाँ मेन मेटाबॉलिज्म हो रहा है। ऐसा बाकी जगह नहीं होता, कि मेन वही होता है, ठीक है ना। तो वैसे ही आपका लिवर इज द मेटाबॉलिक हब। तो सारा एब्जॉर्ब पार्ट जो लिवर में पहुंच गया, और ये कहाँ बैठा है? लिवर में। तो इसने तो पहले ही सब कुछ एब्जॉर्ब भी ले लिया, सब कुछ ब्रेकन डाउन ले लिया, सब कुछ छूटा हुआ ले लिया। तो इसको तो जरूरत ही नहीं है कि आगे डाइजेशन करने की, तो सीधा यहाँ से लेगा, सीधा एब्जॉर्ब भी करेगा। हरी बस बंद है, तो कोई पार्ट बचा ही नहीं है इजेस्ट करने के लिए। इसलिए इसके पास इजेस्टिंग वाली ओपनिंग भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है उसकी, क्योंकि सब कुछ तो एब्जॉर्ब ले रहा है, ठीक है। बल्कि ये तो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है। मैं आपको टेपवर्म के बारे में बताता हूँ। टेपवर्म तो और ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है। उसके पास तो एलिमेंट्री कैनाल भी नहीं है। टेपवर्म के पास तो एलिमेंट्री कैनाल नाम की चीज नहीं है, ठीक है ना। वो क्या करता है, वो तो ऐसे मान लो ऑर्गेनिज्म है, जैसे आप मुझे मान लीजिए थोड़े देर टेपवर्म, ठीक है, वो तो बस इधर से एब्जॉर्ब करता है, सारी चीजें सीधा उसकी बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब होती है, स्किन के थ्रू एब्जॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि वो कहाँ बैठा है? इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? सारे डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स सारे तो ऑलरेडी डाइजेस्टेड है, तो डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा एब्जॉर्ब कर लिया। और बेटा इसी को तो हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। एनिमल्स दो तरीके का, तीन तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। एक तो होलोजोइक। होलोजोइक क्या है कि खाया, डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया उसको जस्ट कर दिया, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, है ना। कि हम खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं, और जो एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट नहीं होता उससे बाहर निकाल देते हैं, इंजेस्ट कर देते हैं, दैट इज होलोजोइक। दूसरा आता है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या सैप्रोजोइक बोल सकते हैं। उसमें क्या है कि कुछ एंजाइम रिलीज किए, जैसे हाउस फ्लाई, ठीक है ना, एग्जांपल है, कुछ एंजाइम रिलीज किए बॉडी से बाहर, सलाइवा रिलीज किया, कुछ भी रिलीज किया, है ना,
और बाहर के फूड को बाहर ही डाइजेस्ट कर लिया, मतलब कि एंजाइम से वहीं डाइजेशन हो गया, फिर सीधा अंदर ले गए, सीधा एब्जॉर्ब। दैट इज काइंड ऑफ सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, कि बाहर रिलीज करके एंजाइम डाइजेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, तीसरे तरीके का होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। उसमें क्या है कि दूसरे ने डाइजेस्ट करके ऑलरेडी रखा हुआ है, आपका काम है सिर्फ लेना और सिर्फ ब्लड में पहुंचा देना, ठीक है ना। यहाँ ब्लड नहीं है तो यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड है, उसे टिश्यू फ्लूइड में पहुंचा देना। तो ये पैरासिटिक है और इनको एलिमेंट्री कैनाल की इजेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा एब्जॉर्ब फूड ले रहे हैं, ठीक है। और टेपम के पास तो एलिमेंट्री कैनाल में नहीं है, ठीक है ना। है, सो दैट इज अबाउट द लिवर फ्लू, ठीक है। और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, क्योंकि खाना चाहे एब्जॉर्ब फूड हो या कुछ भी लो, आपने मेटाबॉलिज्म करना है। आपने मेटाबॉलिज्म करना है तो आपने कुछ CO2, कुछ अमोनिया, कुछ चीजें रिलीज करनी है, नाइट्रोजनस वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट रिलीज करना है, उसको रिलीज करने के लिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो आई सपोज लिवर फ्लू का आपको ये बात क्लियर है। अब लिवर फ्लू के कॉन्टेक्स्ट में ना हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं। अब क्योंकि पैरासिटिक है, देखिए क्योंकि पैरासिटिक है, अब क्योंकि पैरासिटिक है तो पैरासाइट्स बॉडी के अंदर रह रहे हैं, और बॉडी के अंदर ना फ्री ऑक्सीजन नहीं होता, या बॉडी के चाहो कि बॉडी में फ्री ऑक्सीजन लगा, नहीं, आपकी बॉडी में फ्री ऑक्सीजन नहीं रहता। तो बॉडी के अंदर अगर आप रह रहे हो तो आप एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। तो ये जो भी रेस्पिरेशन करते हैं बेसिकली एनारोबिक होती है। क्या होती है? एनारोबिक। अच्छा, जो लोग फ्री लिविंग है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया, वो एरोबिक करेगा और वो ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन ले लेगा, बॉडी सरफेस से ले लेगा। तो अभी भी रेस्पिरेशन के लिए कोई गिल्स या लंग्स इन्वॉल्व नहीं हुए, अभी भी बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, ठीक है ना। तो बॉडी सरफेस से ये रेस्पायर करते हैं। ये गिल्स लंग्स का स्ट्रक्चर आर्थ्रोपोडा से इवॉल्व होना शुरू हुआ है ना। तो आर्थ्रोपोडा में आपको गिल्स भी मिलेंगे, लंग्स भी मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आपको कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, जो भी रेस्पिरेशन होगा बॉडी सरफेस से होगा। तो anaerobic respiration जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन लेते हैं, they take it from the body surface, 75 diffusion, that is about the respiration। अब सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, ये दोनों में आपको एक साथ बताता हूं, पे अटेंशन, उसके लिए ध्यान दीजिएगा। मैं 2-3 डायग्राम बनाऊंगा, आप समझते जाइएगा, ठीक है। पहले तो आप ये समझिए कि जब मैं एक लिवर फ्लू को देखता हूँ, मान लीजिए लिवर फ्लू के, ठीक है ना, तो लिवर फ्लू के अंदर पूरे में ना सेल्स भरे पड़े, मैंने बहुत बड़े बड़े सेल्स बनाए ऐसे बिलियंस ऑफ बिलियन सेल्स, और इनको बोलते हैं पैरेन्काइमल सेल्स। सेल्स भरे में कोई स्पेस नहीं है, इसलिए फ्लैट हेलमेंथस, फ्लैट बॉम्ब्स है ना। अब सेल्स फ्लूइड रिलीज करते हैं, तो पूरे में फ्लूइड घूमता रहता है, तो पूरे में फ्लूइड भरा हुआ है, सेल्स है और सेल्स ने फ्लूइड रिलीज किया, फ्लूइड ब्लड नहीं है, सिर्फ टिश्यू फ्लूइड है, वो पूरे भरा हुआ है। और क्योंकि फ्लूइड पैरेन्काइमल सेल्स ने रिलीज किया है, तो इसका नाम भी क्या है? पैरेन्काइमल फ्लूइड। अब पूरी बॉडी में एक और चीज है फैली हुई, वो है एक ट्यूब, तो यहाँ भी खुल रही है एज एक्सक्रीटरी को, ठीक है। और ब्रांचेस बहुत सारी, ब्रांचेस, और ईच ब्रांच कैन बी टर्म्ड एज प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया, ईच ब्रांच कैन टर्म्ड एज प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है, क्लियर। अब इस प्रोटोनेफ्रिडिया में क्या है एग्जैक्टली स्ट्रक्चर देखेंगे जरा, तो यहाँ पे सेल्स है, बहुत सारे सेल्स, ओके। तो मैंने ये थोड़े बनाए हैं, अब सेल्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, मैं यहाँ नीचे बना, ध्यान समझिएगा, ये ओके। तो मेरे पास सेल है, अब ये सेल में क्या है देखिए ध्यान से, ये कुछ ऐसा सेल है,
है ना, क्योंकि ऐसा सेल है, ठीक है, नजर आ रहा हो, और इस सेल में बहुत सारे सीलिया हैं। ओके, अब होता ही है, इस सेल क्या करता है, पे अटेंशन, आसपास तो सारा फ्लूइड ही है ना, आसपास सारा फ्लूइड है, तो ये आसपास पूरा फ्लूइड है। अच्छा, अब जब इसने खाना खाया होगा, है ना, तो चीजें एब्जॉर्ब की होंगी, तो चीजें आसपास की सेल्स में गई होंगी, सेल ने मेटाबॉलिज्म किया होगा, सेल ने मेटाबॉलिज्म करने के बाद नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ रिलीज कर दिया होगा, फ्लूइड में रिलीज कर दिया होगा, तो फ्लूइड में पूरा नाइट्रोजनस वेस्ट घूम रहा होगा। ये सेल क्या करेंगे, इसी नाइट्रोजनस वेस्ट को इंजेस्ट कर लेंगे, इसको नाइट्रोजनस वेस्ट को इकट्ठा करिए, और फिर ये सीलिया, देखिए ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस कॉन्सेप्ट बताने के बता रहा हूँ। ये सीलिया बीट करेंगे, है ना, ऐसे ऐसे, लाइक दिस, है ना, बीट करके इस नाइट्रोजन गैस को खींच के यहाँ नीचे धकेल देंगे, कहाँ धकेल देंगे, नीचे। अब आप वन बाय वन समझते जाइए, ध्यान दीजिएगा कि ये यहां से नाइट्रोजन गैस धकेल दिया, यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो फ्लूइड से नाइट्रोजन गैस लेते गए, एब्जॉर्ब करते गए, पिज्जा बीट करते हैं, ऐसा लगे जैसे कोई कैंडल का फ्लेम चल रहा हो, ठीक है ना, इसलिए इन सेल्स का एक बड़ा प्यारा नाम है द फ्लेम सेल्स, और ये इस फाइलम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्लेम सेल्स फॉर दी फ्लैटवर्म्स, एफ फॉर फ्लेम सेल्स, एफ फॉर फ्लैटवर्म्स, ठीक है, और फ्लेम सेल्स का ग्रुप को क्या बुला रहे हैं हम, प्रोटोनेफ्रिडिया, अगेन पी फॉर प्रोटोनेफ्रिडिया, पी फॉर प्लैटिहेलमिन्थस, ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कि अच्छा इसमें दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, एक circulating this fluid, no blood, the parenchymal fluid is the tissue fluid या cellular fluid, तो ये सर्कुलेशन हो गया, और एक्सक्रीशन में दे हैव एक्सक्रीटरी पोर, जहां से नाइट्रोजन स्पेस जा रहा है, एंड हेल्प कौन कर रहे हैं, द फ्लेम सेल्स। तो आपको ये बात जो है अच्छे से याद रखनी है। आई सपोज एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन इन प्लैटिहेलमिन्थस इज क्लियर। कोई डाउट किसी को एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन में, मिटा दे पूरा ब्लैक बोर्ड।
सर अभी तक आए नहीं। नहीं। ओके, सो मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो क्या बात हो रही थी लास्ट? क्या बात हो रही थी लास्ट? ओके, मैंने आपको सर्कुलेशन और ये एक्सक्रीशन के बारे में बताया था। मैं पूछ रहा था कि किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। मिटा दे इसको। ठीक है। ओके, तो बेटा ये सब खत्म हो गया, एक्सक्रीशन सर्कुलेशन के बारे में चीजें खत्म हो गई। ओके, क्या टेंशन ध्यान दीजिएगा। तो आगे बात करने जा रहे हैं। ये हो गया रेस्पिरेशन, हो गया एक्सक्रीशन, हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। अब नर्वस सिस्टम ना हम फ्लैटी एलिमेंट्स में डिस्कस करते हैं, लेकिन हम बेसिकली पता किसका डिस्कस करते हैं? हम प्लेनेरिया का डिस्कस करते हैं, क्योंकि प्लेनेरिया का सबसे बढ़िया नर्वस सिस्टम है इनके अंदर, कार्डियक नर्वस सिस्टम। तो प्लेनेरिया में क्या है? प्लेनेरिया का बात करें तो लेट्स से प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया में ना एक तो है सबसे पहले इसका ये सेरिब्रल गैंग्लिया। सेरिब्रल गैंग्लिया, अब देखिए गैंग्लिया क्या होता है। गैंग्लिया इज अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स का गुच्छा है। तो ये सेरिब्रल गैंग्लिया इसका ब्रेन है, ठीक है ना। फिर इसके साइड में दो ऐसे नर्व कॉर्ड्स आ रही है। देयर आर नर्व कॉर्ड्स, पेयर ऑफ नर्व कॉर्ड्स। और ये नर्व कॉर्ड्स ना कनेक्टेड है बाय सम कमिश्नर्स, यानी कनेक्टिव्स के साथ ही कनेक्टेड है ना। तो अब ये पूरा जो नर्वस सिस्टम है आपको ऐसा नजर आएगा, दो नर्व कॉर्ड्स और बीच में कनेक्शन, जैसे सीढ़ी होती है, जैसे लैडर होती है। तो इस तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं लैडर टाइप नर्वस सिस्टम। तो जो लैडर टाइप नर्वस सिस्टम है वो कहाँ मिलेगा? फ्लैटाई हेलमिंथस में मिलेगा, द लैडर टाइप नर्वस सिस्टम। क्लियर है पॉइंट? तो नर्वस सिस्टम के बारे में ये याद रखिएगा कि इट इज अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। तो ये इसका सीएनएस हो गया ना, सीएनएस इवॉल्व हो चुका है। क्लियर? अच्छा, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। आइए रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन में ये मोनोशियस होते हैं, एक्सेप्ट एकल एक्सेप्शन हो सकता है, एक्सेप्ट शिस्टोसोमा। शिस्टोसोमा एक प्लैटा हेलमिंथस है जो डायोशियस है,
और बड़ा इंटरेस्टिंग डायोशियस ऑर्गेनिज्म है। इसमें मेल होता है, फीमेल होता है, एंड जो फीमेल होती है वो मेल बॉडी के अंदर रहती है, मतलब मेल बॉडी के अंदर रहती है फीमेल बॉडी, मतलब आधा, पूरी नहीं, पूरे अंदर है, पैरासाइट नहीं है, आधी अंदर आधी बाहर, तो आधी मेल के साथ ही वो इनसाइड रहती है ना। है तो दैट इज सिस्टोसोमा। इसको छोड़ के बाकी सारी कैसे मोनोशियस है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल भी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दोनों मिलेंगे, आपको सेल्फ भी मिलेगी, क्रॉस भी मिलेगी। सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन मिलेगा। सेल्फ फर्टिलाइजेशन बेसिकली कौन करता है? टेक फॉर्म करता है, तो टेक फॉर्म सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है, तो सेल्फ और क्रॉस दोनों मिल जाएंगे आपको। इनडायरेक्ट वर्किंग मिलेगी, और लार्वा बहुत सारे मिलेंगे, जैसे खुद लिवर फ्लू की लाइफ साइकिल में 3-4 लार्वा हैं, मेटाकर्केरिया, कर्केरिया, है ना, और स्पोरोसिस, रेडिया, 4-5 लार्वा तो लिवर फ्लू की लाइफ साइकिल में नहीं है, तो मल्टीपल लार्वा, लार्वा से लार्वा, लार्वा से लार्वा, तो मल्टीपल लार्वा स्टेजेस है ना। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है, मोनोशियल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल एक एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी कर सकती है, जैसे बडिंग शो करता है, बडिंग शो करेगा कौन? टेप फॉर्म। टेप फॉर्म बडिंग शो करता है, ये बताऊंगा मैं कैसे कैसे, तो उसने आपको बताया था शायद टेप फॉर्म, है ना, कि जो पैदा होता है तो उसमें एक भी स्ट्रक्चर नहीं होता, फिर नए नए बर्ड्स बनते रहते हैं, और उन बर्ड्स को हम स्ट्रोबिला बोलते हैं, और वो सेगमेंट की तरह नजर आते हैं, तो बडिंग करता है कौन? टेप फॉर्म, है ना। और बडिंग के आगे बात करें रीजनरेशन, ये तो हमने पढ़ाई है छोटी क्लास में, प्लैनेरिया, प्लैनेरिया शोज रीजनरेशन। फिर बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है रीजनरेशन का पूरे एनिमल किंगडम में, ठीक है ना। तो प्लैनेरिया शोज रीजनरेशन, तो बडिंग टेप फॉर्म, प्लैनेरिया रीजनरेशन, मतलब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर खत्म हो गया है प्लैटी हेलमिंथस। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है, पे अटेंशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, लेकिन अभी मैं आपको ना टेक होम का स्ट्रक्चर और टेक होम के बारे में भी चीजें बताऊंगा, है ना, ठीक है। थोड़ा टेक होम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यार, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं आपको नट शेल पॉइंट्स बता दूं। पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना, पहले बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स, पहले ऑर्गेनिज्म जहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम आया है, लेकिन सीलोम नहीं है, एसिलोमेट्स है, ठीक है ना। तो इकलौते ऑर्गेनिजम्स जो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और एसिलोमेट्स हैं, मोस्टली पैरासिटिक हैं, ठीक है ना, मोस्टली कैसे पैरासिटिक हैं, और मोनोशियस हैं, और दैट्स इट। और हाँ, एक्सक्रीशन के लिए फिलेम सेल्स हैं, और बस, और बाकी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है। तो ये पॉइंट्स इसके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में आखिरी चीज जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ आज की क्लास में, दैट इज थोड़ा टेपफॉर्म के बारे में जानेंगे, और थोड़ा लिवर फ्लूक की लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे। टेपफॉर्म की लाइफ साइकिल और लिवर फ्लूक की लाइफ साइकिल, ठीक है ना। पहले टेपफॉर्म का स्ट्रक्चर देखिए, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। टेपफॉर्म के ये स्ट्रक्चर है, इसका ये पार्ट है, इसको हम बोलते हैं दी स्पालिक्स। This part is known as the squalix, and this part is known as neck. अच्छा, इसके पास 4 सर्कल होते हैं, एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, और एक चौथा उस तरफ होगा। तो सर्कल 1, सर्कल 2, सर्कल 3, सर्कल 4। सर्कल क्यों? अटैच होने के लिए। और इसके यहाँ पर एक और चीज होगी, हुक्स। तो इसके सर पे हुक्स होंगे, और साइड में 4 सर्कल होंगे। तो आपके एनसीईआरटी में लिखिए कि प्लैटी हेलमिंथस हैव हुक्स एंड सर्कल्स फॉर अटैचमेंट, ठीक है। तो वो टेपफॉर्म की बात होगी। अब धीरे धीरे बताया आपको क्या होता है, एक बड बनती है, उसको स्ट्रोबिला बोलते हैं। धीरे धीरे बड बनती रहती है, बनती रहती है, बनती रहती है, मैच्योर होती रहती है, मैच्योर होती रहती है, मैच्योर होती रहती है। तो जो पुरानी बर्ड्स हैं, जो जो लास्ट में है, वो मैच्योर्ड, और शुरू वाली नहीं है। अब होता क्या है, पहले बर्ड बनती की नहीं आती कि पुरानी आगे बढ़ती थी। अब जो शुरू की बर्ड्स है ना, उन्हें हम इमेच्योर बुलाते हैं। क्या बोलते हैं? इमेच्योर। इमेच्योर क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप नहीं हुआ। फिर मैच्योर वाली, मैच्योर कौन सी? जिसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों हैं। टेस्टिस भी ओवरी भी है, टेस्टिस भी ओवरी, टेस्टिस ओवरी, टेस्टिस ओवरी।
तो टेस्टिस भी है, ओवरीज भी है, टेस्टिस भी है, ओवरीज भी है, तो क्या बोल रहे हैं? मैच्योर, इमेच्योर, देयर इज नो रिप्रोडक्टिव पार्ट, देयर इज नो रिप्रोडक्टिव पार्ट या ओनली मेल पार्ट। मतलब देखिए, पहले टेस्टिस बनती है, फिर ओवरीज बनती है। तो कुछ सेगमेंट्स ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें सिर्फ टेस्टिस बनी हो, ओवरीज ना बनी हो, तो भी आप उसको इमेच्योर ही बोलोगे। तो मैच्योर किसको बोल रहे हैं? जिसमें टेस्टिस भी है, ओवरीज भी है। तो कुछ मैच्योर, कुछ इमेच्योर, और लास्ट में वाली जो है उसमें टेस्टिस और ओवरीज भी ग्रेड कर चुकी है, सिर्फ यूट्रस ही यूट्रस बचा है। सिर्फ क्या बचा है? पूरे में यूट्रस ही बचा है, मतलब वो विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फर्टिलाइज्ड, मतलब वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर चुकी है सेगमेंट, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एग्स हैं, मैच्योर है, जो डेवलप हो रहे हैं। So they're pregnant with, ऐसा बोल सकते हैं, they're pregnant with multiple babies, thousands and of babies. तो उनको हम बोल रहे हैं the gravid, the gravid proglottids. Gravid मतलब या completely mature, ठीक है ना? Proglottids या strobila, strobila बोल दीजिए या proglottids भी बोल सकते हैं। तो ये तीन तरीके के नजर आ जाएंगे। क्लियर अपन? अब देखिए होता क्या है, अब ध्यान से समझिएगा, पे अटेंशन। मैं आपको टेप फॉर्म की लाइफ साइकिल बताने जा रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा सा लेवल फ्लो की डिस्कस करूंगा। अब होता ये है कि टेप फॉर्म एक मैन के, लेट्स से मैन है, एक मैन के इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है? क्लियर? तो मैन के इंटेस्टाइन में टेप फॉर्म है। अब टेप फॉर्म की ये वाली सेगमेंट जो आखिरी वाली है, ये टूटेगी, टूटती है धीरे धीरे एज के साथ, ये टूट गई। और इसके अंदर है क्या? मैंने पहले बताया था कि इसके अंदर बहुत सारे एग्स डेवलप कर रहे हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्स। तो ये टूटी हुई सेगमेंट इंटेस्टाइन में आई, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन करते 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 ये फीकल मैटर से बाहर निकल, तो फीकल मैटर में ये वाली सेगमेंट आ गई। क्या मतलब? एग्स आ गए इसके टेप फॉर्म, ठीक है? अब फीकल मैटर, अब जो, अब मान लो फीकल मैटर को किसी ने इंजेस्ट किया, फीकल मैटर को कौन खाते हैं? पिग खाते हैं। तो पिग की बॉडी में एग्स पहुंच गए, डेवलप किए, लार्वा बना, ठीक है ना? लार्वा बना, सिस्टी सर्कस ला गया, सिस्टी सर्कस लार्वा, एक लार्वा होता है जो बनता है। और पिग को एक डिजीज हो गया, सिस्टी सर्कोसिस। देखिए, अगर आपको कोई डिजीज होगा एस्कैरिस की वजह से, तो आपको हुआ है एस्कैरियासिस। एंटमीबा की वजह से हुआ है तो हुआ है आपको एंटमीबायोसिस। फिलारिया की वजह से हुआ है तो हुआ है फिलारियासिस। चीनिया की वजह से हुआ है तो आपको हुआ है चीनियासिस, ठीक है ना? तो ये टेप फॉर्म है, इसका नाम चीनिया सोलियम है। इसका नाम क्या है? चीनिया सोलियम। चीनिया सोलियम इज पिग टेप फॉर्म। कौन सा टेप फॉर्म? पिग टेप फॉर्म, ठीक है ना? अगर इसमें एक होता है टीनिया सैगिनाटा, टीनिया सैगिनाटा इज बीफ टेप फॉर्म, तो वहां पे आप पिग की जगह काऊ या बफेलो हो जाएगा, ठीक है? बाकी सब क्या रहेगा? सेम है। सिस्टी सर्कस लार्वा है, पिग के अंदर आ गया। अब मान लीजिए किसने पिग का मीट खाया, कौन सा पिग का मीट खाया? जिसकी बॉडी में सिस्टी सर्कस लार्वा था। तो ये जो लार्वा है ये चला गया मैन के अंदर, और वहां पे ये एडल्ट में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? एडल्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? जस्ट होल्ड फॉर
ओके, सॉरी फॉर द डिले। तो मैं कह रहा था कि मैन है, उसके फीकल मैटर से पिग के अंदर सिस्टिक सर्कस लार्वा, मतलब एग चले गए, सिस्टिक सर्कस लार्वा बन गया। फिर जब उस पिग के मीट को खाया गया तो एडल्ट के अंदर मतलब क्यों एडल्ट में कन्वर्ट हो गया, इंटेस्टाइन में पहुंच गया, और उसके इंटेस्टाइन में क्या है, यही डेवलप कर रहा है। फिर रिप्रोड्यूस करेगा, भाई एक तो होंगे नहीं, बहुत सारे होंगे, रिप्रोड्यूस वगैरह करेगा, फिर ये साइकिल चलती जाएगी। तो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द टेप फॉर्म। यहाँ पे टीनियस वोलियम लिखना, क्यों? क्योंकि पिग टेप फॉर्म की बात हो रही है। आ रही बात समझ में? तो इतना ही है टेप फॉर्म के बारे में। आई सपोज क्लास का टाइम हो चुका है, ठीक है? तो वी विल कंटिन्यू दिस टॉक रिगार्डिंग लिवर फ्लूक आल्सो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अभी ये टेप फॉर्म में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। दैट्स ऑल अबाउट टुडेस क्लास। तो टेप फॉर्म की लाइफ साइकिल के बारे में इतना ही है। लिवर फ्लूक की लाइफ साइकिल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। एनी डाउट्स? सर स्पेलिंग बोल दीजिए, आपने जो लार्वा की स्पेलिंग लिखी है, जो पिग में लार्वा फाउंड होता है। हाँ, इट इज CYSTI सिस्टी सर्कस, CURCUS। ओके ओके, थैंक यू सर। चलिए फिर, यू डोंट हैव एनी डाउट? हाँ शिवानी। थैंक यू सर। हाँ चलिए फिर, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।